हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आपका चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक को सही से समझने के लिए आपसे कहा था मैंने कि हमें जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तो वो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चल रही है। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करेंगे। एसिड्स का नाम तो आपने सुना ही है। एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, अगर हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लें अर्हीनियस की, तो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड्स जो पानी में डिसॉल्व करने पर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम एसिड्स कहते हैं। बेटा जी जो एसिड्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, मतलब ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, बस आप समझ सकें इसके लिए ये हमने एक क्लासिफिकेशन दिया है जो गलत भी नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है बट गलत भी नहीं है। जैसे एक होते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स में क्या होता है? हाइड्रोजन अटैच होता है एक ऐसे एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो फिर होगा क्या? ऐसे केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा ये इजीली चला जाएगा E के पास, यानी E पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और जो H पे चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी पानी में एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव मिल जाएगा और E पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी होगा क्योंकि E की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसका? जनरली हैलोजन्स होते हैं। जो हैलोजन वाले एसिड्स होते हैं इनको हम हैलोजन एसिड्स या मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। सल्फर भी इसी कैटेगरी में आता है, आपको पता होगा H2S नाम का एक एसिड होता है। ऐसे ही एक एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होते हैं जहां पर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, इधर की तरफ कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच होगा। इसमें जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये O के पास चले जाते हैं, तो O पर नेगेटिव आ जाएगा और रेजोनेंस के थ्रू वो स्टेबल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। H पॉजिटिव निकलने के बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी में। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्टेबल हो जाता है और ये H पॉजिटिव जो होगा वो H इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव H पॉजिटिव निकल जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक। ये सब आप लोगों का सुना हुआ है। हो सकता है और भी कोई एसिड्स भी हों, बट यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए, आपको टॉपिक फील कराने के लिए हमने इस टाइप का क्लासिफिकेशन लिया। ऐसे ही एक एसिड होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स में क्या होता है? जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन से अटैच होगा, और ऑक्सीजन अटैच होगा, एक एलिमेंट होगा कोई E, और जो E एलिमेंट होगा इसके साथ डबल बॉन्ड O होते हैं। एक आध ऐसे भी एसिड्स हैं जहां पे डबल बॉन्ड O नहीं भी होता है, बाकी ज़्यादातर में ये देखा गया है कि बहुत सारे डबल बॉन्ड O अटैच होते हैं। जिससे होगा क्या? जब H पॉजिटिव निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पार्ट जो बनेगा ये कॉन्जुगेट बेस होगा और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज होता रहेगा, और इसके डीलोकलाइजेशन से कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस के स्टेबल होने से ये हाइड्रोजन और ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा। ये होते हैं ऑक्सो एसिड्स। लेकिन ध्यान दें ये जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा? ये एलिमेंट होता है नॉन मेटल। ये मेटल नहीं होना चाहिए। अगर ये मेटल हुआ, सपोज दैट ये O डबल बॉन्ड हटा दो, इसको अगर हम सोडियम मान लें थोड़ी देर के लिए, तो सोडियम मानोगे तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से पानी में डालोगे तो Na पे पॉजिटिव और O पे माइनस, मतलब OH मिल जाएगा। तो ये मेटल नहीं होना चाहिए, क्या होगा? नॉन मेटल। और कुछ बार क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स भी देखे गए हैं ऑक्सो एसिड्स बनाते हुए। ठीक है भैया, ये होते हैं ऑक्सी एसिड्स। जैसे कौन कौन आता है एलिमेंट इस कैटेगरी में? अगर हम एग्जांपल्स लें तो फर्स्ट ग्रुप में तो सारे के सारे मेटल्स हैं, वो तो आएंगे नहीं यहाँ पे। सेकंड ग्रुप में वो भी मेटल्स हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। 13th ग्रुप में बोरॉन होता है, ये बनाता है ऑक्सी एसिड, बोरिक एसिड नाम सुना होगा आपने। 14th ग्रुप में कार्बन बनाता है, सिलिकॉन बनाता है। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब बनाते हैं एलिमेंट्स। 16th ग्रुप में सल्फर बनाता है, सेलेनियम बनाता है, टेलुरियम भी बनाता है, और सभी हैलोजन्स भी ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो सभी हैलोजन्स
ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। अब बेटा हमें करना क्या है, जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं इनके नाम याद करने होते हैं। बहुत कुछ आता है एग्जाम में यहाँ से, जो ऑक्सी एसिड बनेगा, जिस एलिमेंट का बनेगा, मान लो कि फॉस्फोरस का बना। अब फॉस्फोरस के तो कई ऑक्सी एसिड्स होते हैं, फॉस्फोरस के कई ऑक्सी एसिड्स होते हैं, जैसे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इस तरीके से और भी आएंगे, फॉस्फोरस के कई एसिड्स आएंगे। तो इनके नाम रखना, नाम याद रखना, ये हमारे लिए काफ़ी टेढ़ा काम हो जाता है, बहुत टिपिकल हो जाता है। तो बेटा किया क्या है, ऐसे कोई रूल्स प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन फिर से वही बात है, हमने कुछ तौर तरीके ऐसे बना दिए हैं जिन तरीकों से, वो तरीके एग्जैक्टली आपको नाम नहीं बताएंगे बट आपको नाम याद रहे, इसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं वो तरीके। और वो तरीके गलत भी नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है बट गलत भी नहीं है। तो वो कुछ लॉजिक्स यूज होते हैं इनकी नेमिंग में, वो लॉजिक्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं। वो लॉजिक्स आपको हेल्प करेंगे इनके नाम याद रखने में। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आ जाएगा, जैसे H4P2O7 बन के आ गया, ऐसे आ गया, क्या पूछ लेंगे इससे, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है। नाम तो जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन ये पूछ लेंगे, बताइए इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। या ये ना दे करके आपको सीधे सीधे एक नाम देंगे एसिड का, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। अब भाई पायरोफॉस्फोरिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप तभी तो बना पाओगे जब आपको उसका फार्मूला पता होगा, या फार्मूला पता होगा तभी आपको स्ट्रक्चर पता होगा उसका। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी है, मतलब कितने हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो करेंगे क्या, कुछ जनरल तरीके हम पढ़ेंगे जिससे हमें इनके नाम याद रखने में हेल्प मिलेगी, वो जनरल तरीके हम पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड्स हमारे सिलेबस में हैं। किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, फॉस्फोरस के हैं, सल्फर के हैं और हेलोजन्स के हैं। तो इनके ऑक्सी एसिड्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल डिटेल में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारे एग्जाम में आता है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इनके ऑक्सी एसिड्स के बारे में। तो बेटा ये कॉपी करिएगा आप, और उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा जनरल रूल्स ऑफ नेमिंग। नेमिंग के कुछ तरीके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो नेमिंग के तरीकों को थोड़ा समझते हुए चलेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं नेमिंग के तरीकों में, वो पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे नाम याद रखने में। तो रूल्स रिलेटेड विद नेमिंग, जो कि नेमिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, when an element form two oxy acids in different oxidation states। अगर एक एलिमेंट है वो दो ऑक्सी एसिड्स बनाता है और दोनों में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो क्या होता है देखिएगा, सफिक्स का मतलब जो बाद में आए, इक लगेगा, इक विद द एसिड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और सफिक्स OUS अस विद द एसिड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नाइट्रोजन के दो ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, एक HNO2 होता है और एक होता है HNO3। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है +3, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है +5। तो इनके जो नाम होते हैं, इसका नाम रखा गया है नाइट्रस एसिड और इसका नाम रखा गया है नाइट्रिक एसिड। तो देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किया गया, अस लगाया गया क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, और यहाँ पे क्या लगा दिया गया, इक, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ज़्यादा है।
तो इस तरीके से ये रूल लगा सकते हो अगर दो ही एसिड्स बनते हैं तो। अच्छा, इसके बाद और देखिए आप, और क्या होगा भाई, ऐसे भी तो हैं एलिमेंट के दो से ज्यादा ऑक्सी एसिड्स भी बनते हैं, तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, जैसे ये फर्स्ट लिखा था, दूसरा लिखें, व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म मोर देन 2 ऑक्सी एसिड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और सबके सब में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अलग अलग है, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए क्या करेंगे इस केस में, हम आपको एग्जांपल लेकर के बताते हैं। जैसे हैलोजन होता है, वो 4 ऑक्सी एसिड्स बनाता है, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो। जैसे ये है, एक बनता है HClO +1 है यहाँ पे, HClO2 +2 है यहाँ पे, HClO3 +3 है यहाँ पे, HClO4 प्लस गलत हो गया ये, जल्दबाजी में लिख दी, +3 है यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे +7 है। अब क्या किया गया, यहाँ पे अस लगाया गया और यहाँ पे इक लगाया गया। देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे लगाया गया अस, यहाँ पे लगाया गया अस और यहाँ पे इक, लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। इसका नाम रखा गया क्लोरस एसिड और इसका नाम रखा गया क्लोरिक एसिड। तो इसमें अस लग गया, इसमें इक लग गया। अब यहां पे क्या है, ये अस से भी कम वाला है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो अस वाले में है उससे भी कम है। तो एक वर्ड यूज किया गया, प्रीफिक्स यूज किया गया हाइपो। हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपो का मतलब होता है लेस, और हाइपर का मतलब होता है मोर। यहां पे क्या है, इक से भी ज्यादा है, तो यहां पर प्रीफिक्स क्या लगा देंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे पर या हाइपर। तो इसका नाम जो होगा वो होगा HClO का, इसको बोलते हैं हाइपो क्लोरस एसिड। देखो डिफरेंस कहां किया गया, प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स वो होता है जो पहले आता है, तो क्लोरस तो था लेकिन क्लोरस से भी कम, मतलब क्या हो गया, हाइपो। और यहां क्या लगाया गया, पर क्लोरिक एसिड। प्रीफिक्स पर या पर की जगह क्या लगा सकते थे हम, यहां पर हाइपर भी लगा सकते थे, हाइपर भी लगाया जा सकता है। हाइपर का मतलब, हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है मोर, ज्यादा। तो ये सब यूज किए जाते हैं। ये हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स के नाम याद रखने के तरीके हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं। ये तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात चल रही थी, जितने भी ऑक्सी एसिड्स ये बन रहे हैं सब में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग है। कई बार क्या होता है, एक एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स एक से ज़्यादा बनते हैं और उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो भी सब में सेम होती है। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ किया जाता है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक। भाई जब 2 ऑक्सी एसिड हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस नहीं है तो किसी और चीज में डिफरेंस होगा। जिस चीज में डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे प्रीफिक्स लगा दिया जाता है, जनरली प्रीफिक्स ही लगाया जाता है। जैसे अब हम आपको बताते हैं, ये तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा। यहाँ पे है, एक है H3PO4 और एक है HPO2। ध्यान दें, फॉस्फोरस HPO3 +5 में है और यहाँ भी फॉस्फोरस +5 में है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, H3BO3 +3 में है और एक होता है HbO2, यहाँ पर भी बोरॉन +3 में है। तो दोनों ऑक्सी एसिड्स में, इसके दोनों देख लो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, इसके दोनों देख लो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, और कोई डिफरेंस भी दिखता नहीं है, बॉन्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। जैसे कई बार क्या होता है, अगर O बॉन्ड O हो तो प्रीफिक्स परऑक्सी लग जाता है, तो यहाँ पर ऐसा भी कोई डिफरेंस नहीं है। जब ये सब नहीं दिखता है तो जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 ही रह गए। तो जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रीफिक्स
ऑर्थो लगा देते हैं, और जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है वहां पर मेटा लगा देते हैं। तो तीसरे पॉइंट में लिखिएगा, व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म 2 और मोर ऑक्सी एसिड्स इन सेम ऑक्सीडेशन नंबर हैविंग नो स्पेशल कैरेक्टर, हैविंग नो स्पेशल कैरेक्टर्स, डैश लगा के प्रीफिक्स ऑर्थो, ORTHO, प्रीफिक्स ऑर्थो इज यूज्ड, प्रीफिक्स ऑर्थो इज यूज्ड विद द ऑक्सी एसिड हैविंग मोर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेंट, एंड प्रीफिक्स मेटा इज यूज्ड with the name of oxy acid having less hydrogen and oxygen content। तो इसका नाम होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड और इसका नाम होता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही इसका नाम होता है ऑर्थो बोरिक एसिड। देखो बेटा, ये इक जो लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस की है वो हाईएस्ट है, +5 वाली है, और यहाँ पर भी बोरॉन की भी हाईएस्ट है। कैसी है? हाईएस्ट +3, जो भी होती है बोरॉन की हाईएस्ट यही होती है, और इसका नाम होगा मेटा बोरिक एसिड। ये एक तीसरा पॉइंट हो गया जो आपकी हेल्प करने वाला है। जैसे अब यहीं से आप देखना, अगर हम यहीं पे एक नोट देखो, आपको बड़ा हेल्प करने वाला है ये, BO3 -3 अगर आ जाए -3 तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोबोरेट आयन, ऑर्थोबोरेट आयन। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थोबोरिक एसिड से बना है। और अगर ये आ जाए BO2- तो इसको हम कहेंगे मेटाबोरेट आयन। ये होता है देखो, और यहीं से आगे ये चलते चलते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आप सॉल्ट्स के जो नाम रखोगे उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। कहीं पे आप कहोगे सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट या सोडियम मेटाफॉस्फेट, H हटा दो, NaPO3 लिखो, सोडियम मेटाफॉस्फेट कहेंगे, और यहाँ पर 3H हटा दो, Na3PO4 लिख दो, तो हम क्या कहेंगे? सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। तो इस तरीके से नेमिंग में भी क्या करेंगे आगे चल के, जो ये सॉल्ट्स बनते हैं, जब मेटल आ जाता है हाइड्रोजन की जगह, तो इनको हम कहते हैं ऑक्सो सॉल्ट्स। ऑक्सो सॉल्ट्स की नेमिंग में भी ये सब आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये तीसरा रूल हो गया। चौथा पॉइंट अब आप लिखिएगा, चौथे पॉइंट के अंदर, सॉरी तीसरा पॉइंट ये था, चलो फोर्थ लिख लो, व्हेन एन ऑक्सी एसिड, व्हेन एन, चौथे पॉइंट में लिखो, व्हेन एन ऑक्सी एसिड हैज परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज का मतलब होता है O बॉन्ड O। व्हेन एन ऑक्सी एसिड हैज परऑक्सी लिंकेज, प्रीफिक्स peroxy is used, prefix peroxy is used in the name। जो नाम लिखेंगे, नाम में पहले हम क्या लगा लेंगे? peroxy। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कई जगह आप देखोगे बेटा, कई जगह आप देखेंगे कि इस तरीके की लिंकेज भी आ जाएगी। जिस एलिमेंट का, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा हमारा, शायद 5th पॉइंट होगा, आप देखेंगे कि इस टाइप का, जिस एलिमेंट का ऑक्सी एसिड है, इस टाइप का बॉन्ड होगा, एलिमेंट बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड एलिमेंट, इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है प्रीफिक्स पायरो, पायरो इज यूज्ड। इसके अलावा क्या होगा, जो भी नेमिंग में 1-2 पॉइंट्स आएंगे जो हमसे अभी मिस हो रहे हैं, वो जब हम इन ऑक्सी एसिड्स के जो भी आपको एलिमेंट्स बताए थे
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके जब हम ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो जो भी नाम आएंगे तब हम आपको वहाँ पर बता देंगे अगर कोई रूल छूट रहा है तो। वैसे भी हमने बताया ना कि ऐसे कोई रूल्स बुक्स में, किताबों में दिए नहीं हैं, बट ये सच हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से निकाल के हमने आपको दिए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो अब बारी है इन जनरल रूल्स के बाद क्या करना, हमें उन ऑक्सी एसिड्स के एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के, सल्फर के और हैलोजन्स के। ठीक है बेटा, तो उनके एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो एग्जाम्पल्स हम लेंगे वो नाइट्रोजन के लेंगे। नाइट्रोजन के दो ही होते हैं। देखो एग्जाम्पल्स में बेसिकली हमें बहुत चीज़ें पढ़नी हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही नाम मिलेगा, या ऑक्सीडेशन नंबर भी पहले हम लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फिर उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले ही हम बना लेंगे, फिर उसकी बेसिसिटी लिखेंगे। तो ये सब हमें पढ़ना है यहाँ पर। देखो बेटा, जब हम ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे, किसी भी एलिमेंट के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वहीं से हमें बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से निकाली जाती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि ये पहले कर लें, ये बाद में कर लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि दोनों में ही थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जगह ज़्यादा छोड़ी है यहाँ पे हमने, क्योंकि ये थोड़ा इसमें जगह ज़्यादा चाहिए होती है। फिर उसका नाम, और नाम के बाद बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल से कितने H पॉजिटिव आयन निकल सकते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन का ले रहे हैं। ये टेबल तो कॉमन रहेगी, चाहे किसी भी एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स को हम पढ़ें। अगर एग्जाम में आपके यहाँ आता है कि इस ऑक्सी एसिड का, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो वहां पर स्ट्रक्चर का मतलब शेप बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन जनरली स्ट्रक्चर ही आता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब आपको लिंकेज दिखाना कि कौन सा एटम किस एटम के साथ कनेक्टेड है, बस यही दिखाना होता है। तो कभी भी आप उसके शेप के चक्कर में मत पड़िएगा। शेप का मतलब फिर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर्स को काउंट करेंगे, ये सब करेंगे, ये सब नहीं करना होता है। तो चलिए, नाइट्रोजन के दो ऑक्सी एसिड्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। माइक फंस गया थोड़ा। नाइट्रोजन के दो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, एक तो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला है HNO2। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहां निकल के आएगी +3, और दूसरा होता है, दो ही होते हैं, एक होता है HNO3, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी +5। अब जब आप इनके नाम रखेंगे तो +3 है, +5 है और दो ही बनते हैं, तो फिर ऐसे केस में यहां पर अस आ जाएगा सफिक्स और यहां इक आ जाएगा। इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। नाम उल्टा हो गया, बेसिकली यहां लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, फिर नाम लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, आप रिवर्स कर लीजिएगा, ये यहां पे लिखिएगा और यहां पे आप क्या बनाएंगे, इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स H O के साथ तो कनेक्ट होगा ही होगा, देखिए इसके सीक्वेंस में H होता है O के साथ कनेक्ट होगा, HON डबल बॉन्ड O, ये होता है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और यहां पर HON डबल बॉन्ड O, और ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसको आप चाहें तो ऐसे भी दिखाते हैं, कई बार जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज किया गया है, ऐसे भी दिखा सकते हो, HON, ये डबल बॉन्ड O है, यहां दिखाया जाएगा सिंगल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ है, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अच्छा, बात करें अगर हम इसकी बेसिसिटी की, कि मतलब एक मॉलिक्यूल से कितने H पॉजिटिव आयन निकाले जा सकते हैं, तो यहां जो H पॉजिटिव आयन निकलेंगे वो एक ही निकलेगा, और यहां भी H पॉजिटिव आयन कितने निकलेंगे, एक ही निकल पाएगा। तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी और इसकी भी बेसिसिटी 1 होगी। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो यही दो होते हैं, और वो दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की। बेटा बात करेंगे हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की,
तो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नाम और बेसिसिटी। ध्यान दीजिएगा, पहले इन तीन को हम कंपेयर करेंगे। इन तीन में आप ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में H3PO2, H3PO3, H3PO4, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। +5, +3 और +1 ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही +3 वाले के आगे लगा दिया गया अस, तो इसको क्या नाम दिया गया, फॉस्फोरस एसिड। वो एक अलग बात है, एक और कॉमन नेम होता है फॉस्फोनिक एसिड, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो तो याद ही करना पड़ेगा अगर करना है आपको तो। इसको फॉस्फोरस एसिड कहा गया, और जहां पर +5 था उसको क्या कहा गया, लास्ट में क्या लगा दिया गया, IC, फॉस्फोरिक एसिड कहा गया। ऑर्थो क्यों लगाया गया वो हम बाद में बताएंगे। अच्छा, बेसिसिटी जो होती है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको देख लेते हैं। तीन को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो +3 के आगे अस लगा है, +5 वाले के आगे इक लगा है, तो +3 से भी अगर कम होती है तो +3 से भी कम है, मतलब अस से भी कम, तो क्या नाम दिया गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या एक और इसका नाम है फॉस्फेनिक एसिड, वो एक अलग नाम हो गया। तो इन पर आप ध्यान दें तीनों पे। ये तीन जो हैं, इनकी अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो तीनों में ही 3-3 हाइड्रोजन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिसिटी अलग अलग है। इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, मतलब इस वाले में केवल एक ही हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव निकाला जा सकता है। स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, केवल एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से अटैच है, बाकी के दोनों हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं डायरेक्टली फॉस्फोरस से, जिन्हें इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव हम रिलीज नहीं करा सकते। ये केवल ये वाला हाइड्रोजन जो यहां पर होगा ये एसिडिक होगा, इसलिए बेसिसिटी कितनी है, 1। यहां पर बेसिसिटी आपको ये 2 दिखाई दे रही है क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं, और यहां पर तीनों हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए यहां पर जो बेसिसिटी है वो कितनी होती है, 3। अब देखो ये फॉस्फोरिक एसिड था, एक और आ गया HPO3, यहां पर भी +5 ही है, ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, +5 यहां भी, +5 यहां भी। तो फिर हमने कहा था जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है वहां पर प्रीफिक्स ऑर्थो यूज करते हैं, और जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है वहां पर प्रीफिक्स मेटा यूज करते हैं। तो ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। बेसिसिटी इसकी कितनी है, दिखाई दे रहा है, एक ही हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। नेक्स्ट एक और है H4P2O7, यहां पर भी +5 है। यहां पर देखो फॉस्फोरस बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड फॉस्फोरस है, बाकी का स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। तो यहां पर हमने कहा था जब जिस एलिमेंट का ऑक्सी एसिड है, एलिमेंट बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड एलिमेंट अगर आ जाए तो वहां पर प्रीफिक्स पायरो यूज करते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। टेट्रा बेसिक लिख दिया इसलिए क्योंकि यहां पर बेसिसिटी कितनी है, 4। यहां ट्राई बेसिक लिख दिया क्योंकि बेसिसिटी कितनी है, 3। एक और है H4P2O6, अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अब +5 वाले के लिए हमें इक लगाना है, +3 वाले के लिए अस लगाना है, +4 वाला इससे ज्यादा है, +4 वाला +3 वाले से ज्यादा है, लेकिन +5 वाले से कैसा है, कम। तो या तो हम कहें पर फॉस्फोरस या हम कहें हाइपोफॉस्फोरिक। तो यहां पर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और यहां पर भी बेसिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। ये तो हो गए फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स। तो बेटा जो आखिरी वाला एसिड था वो था हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं वो ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ एकाध मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता था, क्या था, HPO3। तो जो HPO3 होता है, ये HPO3, इसे हमने नाम क्या दिया था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये जो है ये मोनोमेरिक फॉर्म है, इसकी मोनोमेरिक फॉर्म इसी से रिलेटेड है, आप चाहें इसको नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, ये इसकी मोनोमेरिक फॉर्म होती है। अच्छा, ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है इसकी डाईमेरिक फॉर्म भी होती है, ट्राईमेरिक फॉर्म होती है, पॉलीमेरिक फॉर्म होती है। जो ट्राईमेरिक फॉर्म है वो बहुत कॉमन है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आ गया वहाँ से तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। देखो कैसे,
अगर मान लो आपसे कहा गया कि HPO3 होल ट्वाइस, तब तो आपको समझने में देर ही नहीं लगेगी कि HPO3 का अगर होल ट्वाइस कहा गया है तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड का डाइमर है। लेकिन अगर इसको इस तरीके से लिख दें वो H2P2O6, तो आपको जो डाउट होगा यहां पर वो H4P2O6 से होगा। H4P2O6 मतलब जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड था, और इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहां पर फिर दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली है क्या, ये इसी की मेटाफॉस्फोरिक एसिड की डाइमेरिक फॉर्म है। तो ये है डाइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, P ये O के थ्रू कनेक्टेड होंगे, यहां भी O के थ्रू लिंकेज होगी। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, 6 हैं, 2 हो गए, डबल बॉन्ड O, OH आएगा, डबल बॉन्ड O और यहां पर OH आएगा। ये इसकी डाइमेरिक फॉर्म होती है। ऐसे ही जो इसकी ट्राइमेरिक फॉर्म होगी, ट्राइमेरिक फॉर्म में HPO3 का होल थ्राइस कह लीजिए, या फिर आप H3P3O9 बोलिए। तो अगर ये आ गया और आपसे कहा गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बस ध्यान रखिएगा, H3 है और P3 है तो ये ट्राइमेरिक फॉर्म होगी। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो P ऐसे करके आप हेक्सागोनल रिंग बना लेंगे, OPO। देखो तीनों फॉस्फोरस आ चुके हैं और 3 ऑक्सीजन आ चुके हैं। हर फॉस्फोरस के साथ एक OH डबल बॉन्ड O, मतलब 5 वैलेंसी करनी है। एक OH डबल बॉन्ड O, फिर से एक OH और डबल बॉन्ड O। ये इसकी ट्राइमेरिक फॉर्म होगी। और एक पॉलीमेरिक फॉर्म भी होती है। अगर हम पॉलीमेरिक फॉर्म को बनाएं, देखिएगा पॉलीमेरिक फॉर्म कैसे बनेगी। जो पॉलीमेरिक फॉर्म होती है यानी HPO3 ये N टाइम्स, तो अगर ये बनाना पड़े हमें तो हम P डबल बॉन्ड O लेंगे और इसके साथ यहाँ पर हम अटैच करेंगे OH। O के थ्रू ये लिंकेज चलती रहेगी। ऐसे O आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, ये P डबल बॉन्ड O और नीचे क्या होगा, ये OH। इस तरीके से ये इधर भी चैन रनिंग स्टेट में है और इधर भी चैन जो है वो रनिंग स्टेट में है। इस तरीके से ये इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म होगी। तो ये बेटा कुल मिला के हम लोगों ने फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनको ख़त्म कर लिया। तब हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ, नाइट्रोजन के हो गए, फॉस्फोरस के हो गए, अब 15th ग्रुप में और किसी के नहीं पढ़ने हैं। अब हमें जाना है सीधे 16th ग्रुप पे। तो 16th ग्रुप में जो हमें पढ़ने होंगे वो केवल सल्फर के पढ़ने होंगे। तो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे। तो बेटा सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में ये हमने यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, H2SO3, H2SO4। पहले इन 2 को देखते हैं। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो +4 आएगी और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगी। +6 मैक्सिमम है, +6 से ऊपर हो ही नहीं सकती क्योंकि सल्फर के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर ही 6 होता है। तो +6 से ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके आगे जो सफिक्स लगाया गया वो इक लगाया गया और इसके आगे जो सफिक्स लगाया गया वो अस लगाया गया। तो पहले इन दोनों का नाम ही रख लेते हैं। जैसे इसका नाम रखेंगे तो नाम आएगा सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम आता है सल्फ्यूरिक या इसको डाई सल्फ्यूरिक भी बोल देते हैं। अच्छा, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जगह नाम लिखें, चलिए वहां पे स्ट्रक्चर बना देंगे, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर से और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पर नाम लिख गए। H2SO3 में क्या होता है, HOSO
H और ये डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगी निकल के, बेसिसिटी दिखाई दे रही है, ये 2 हाइड्रोजन्स इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज किए जा सकते हैं, तो बेसिसिटी 2 होगी। डाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर भी बेसिसिटी 2 ही है क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हैं जो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सकते हैं। ये 2 हो गए। अब यहाँ जब ध्यान देखोगे आप H2S2O7, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6 ही आएगी निकल के। जब ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगी तो सीधी सी बात है, इसके आगे जो सफिक्स लगेगा वो क्या होगा, इक ही होगा। सफिक्स जब इक होगा, लेकिन अब इक यहाँ भी है, इक यहाँ भी है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ क्या होता है, HOSOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बेसिसिटी 2 होगी। हमने कहा था कि जब एलिमेंट, जिस एलिमेंट का ऑक्सी एसिड है, एलिमेंट बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड एलिमेंट होता है तो वहां पर हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं और इस प्रीफिक्स का नाम होता है पायरो। तो इसका नाम होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड ही, लेकिन इसका नाम होगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसे हम कहते हैं ओलियम, H2S2O7। फिर ये थोड़ा एक अलग टाइप का एसिड है, यहाँ H2S2O3 है। मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर इस 4th वाले को याद करना है तो ये H2SO4 से इसको कंपेयर करो। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ सल्फर 1 बढ़ गया, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन कम हो गया। तो आप कुल मिला के ऐसे सीखो कि एक इससे जब ये बनाएंगे तो इसमें से 1 ऑक्सीजन हटा के सल्फर ले आएंगे तो सल्फर 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 1 कम होकर के 3 हो जाएगा। ऐसा कहीं भी आप देखिएगा केमिस्ट्री में, जब सल्फर को हटा के ऑक्सीजन लाते हैं तो वहां पे प्रीफिक्स थायो यूज करते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, अगर C2H5OH हो तो इथाइल अल्कोहल कहते हैं, और अगर C2H5SH हो जाए तो इसे हम थायो इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ऐसे ही अगर O और इधर हाइड्रोकार्बन पार्ट हो, इधर हाइड्रोकार्बन पार्ट हो तो ईथर कहते हैं, और O की जगह जब S आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, थायो ईथर। तो हुआ क्या, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से 1 सल्फर को हटा दिया गया, 1 ऑक्सीजन को कम कर दिया गया और उसकी जगह सल्फर ले आए। स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। स्ट्रक्चर ये होता है इसका, लास्ट वाले का, HOS डबल बॉन्ड O OH, और यहां पे होना चाहिए था O, देखो O है, बस ये S हो जाता है इस तरीके से। तो इसका और इसका जो नाम होगा, करना क्या है, इसके नाम से हमें क्या करना है, सॉरी इस वाले के नाम से क्या करना है, हमें इससे कंपेयर करेंगे हम H2SO4 से। इस वाले के नाम में हम प्रीफिक्स यूज कर देंगे थायो यूज कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका नाम होगा H2S2O3। तो ध्यान देना कि 2 सल्फर यहां भी हैं, 2 सल्फर यहां भी हैं, तो यहां तो 7 ऑक्सीजन है लेकिन यहां केवल 3 ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन कम है, तो एक बारी आप H2SO4 से जरूर इसको कंपेयर करें। अगर H2SO4 से 1 ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह सल्फर लाने पर ये आ रहा है तो ऑफकोर्स ये कौन सा है, ये थायो सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ एसिड्स होते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम बेसिसिटी की बात करें तो 2 ही होगी। यहां पर एक मुद्दा है ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर इस सल्फर की +6 मानी जाती है और इस सल्फर की -2 मानी जाती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स 2 हैं, +6 भी है और -2 भी है, इस तरीके से। अभी और भी इसके एसिड्स होते हैं, 4 हो गए, 4 के बाद बात करते हैं। देखिएगा यहां पर 5वां एसिड ले रहे हैं, H2SO5।
स्ट्रक्चर बनाते हैं सीधे सीधे, HOOS ये होता है। जब अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो +6 होगी। परऑक्सी लिंकेज है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 6 है तो सफिक्स तो इक आना ही आना है, मतलब इसको भी हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलने वाले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो हो ही चुके हैं ऑलरेडी। एक डाई सल्फ्यूरिक एसिड था और एक था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी +6 ही है। नाम अभी लिखेंगे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6th H2S2O8, इसको ध्यान से देखना, यहाँ भी +6 ही आएगी। HOSOOSOH, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी इस तरीके से। परऑक्सी लिंकेज यहाँ भी है, परऑक्सी लिंकेज यहाँ भी है, ये देखो ध्यान से, परऑक्सी लिंकेज यहाँ पर, ये परऑक्सी लिंकेज। तो इसमें भी परऑक्सी आना है प्रीफिक्स, इसमें भी परऑक्सी आना है प्रीफिक्स, लेकिन अंतर क्या है बेटा जी, इसकी बेसिसिटी 1 होती है। बहुत लोगों को डाउट होता है, बहुत से लोग इसकी बेसिसिटी 2 बता देते हैं गलती से। 2 नहीं है, क्यों नहीं है 2 बेसिसिटी? तो बेटा बहुत से लोग इसकी बेसिसिटी 2 इसलिए बताते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से अटैच है। लेकिन आपको बता दें, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। उसकी वजह शायद अभी आपके समझ में आ नहीं पाएगी, क्योंकि आपने अभी रेजोनेंस नहीं पढ़ा है। एक्चुअली जब ये हाइड्रोजन निकलेगा, जब ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक है, ये है, मैंने टिक कर दिया, ये एसिडिक है, ये एसिडिक नहीं है, इस पर क्रॉस बनाया है। ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि जब H पॉजिटिव निकलता है तो इस O पर जो नेगेटिव चार्ज आता है, वो नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल हो जाएगा जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा तो हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक होगा। बट इस वाले केस में क्या है, जब हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकलेगा तो इस O पे नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? वो आपको रेजोनेंस में पढ़ाया जाएगा। तो रेजोनेंस ऑर्गेनिक में आपको एक बार बताया जाएगा, 11th वाली ऑर्गेनिक में भी बताया जाएगा, 12th वाली ऑर्गेनिक में भी बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या, अगर थोड़ा आपको आता है, यहाँ नेगेटिव है तो डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, ये कॉन्जुगेशन हो गया। और यहाँ क्या है, डबल सिंगल 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 2 बार आ गया, तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो केवल एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और यहां पर दोनों ही हाइड्रोजन्स, ये भी एसिडिक है और ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव आएगा वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो है ही, और ये वाला नेगेटिव ये भी कॉन्जुगेशन में है। तो इस वजह से क्या होता है, यहां पर दोनों ही हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं, तो यहां की बेसिसिटी होती है 2। तो नाम भी इसी बेसिस पे रखे गए हैं। देखो नाम के लिए जगह भी नहीं बची, चलो बना लेंगे जगह। परऑक्सी यहां भी लगेगा, परऑक्सी यहां भी लगेगा, तो इसका नाम होता है परऑक्सी मोनो। मोनो का मतलब बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। बेसिसिटी थोड़ा दूर लिख देते हैं, यहां पे ये 1 लिख दी हमने, यहां पर बेसिसिटी, यहां पर 2 लिख दी। तो परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम होगा परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक और कॉमन नेम होता है, कहते हैं इसको हम कैरोज एसिड, और इसका एक कॉमन नेम होता है, इसे हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड। एक और एसिड है 7th यहां पे हम ले रहे हैं, H2S2O6, ऑक्सीडेशन नंबर +5 मानी जाएगी। देखिए स्ट्रक्चर से समझ में आएगा आपको, HOS बॉन्ड S OH, ऑक्सीजन कितने बचे? अभी 2 हो गए, मतलब 4 बचे। यहां पर सल्फर बॉन्ड सल्फर होता है,
बेसिसिटी तो 2 दिखाई दे ही रही है, इसका नाम होता है डाई, मतलब 2 बार थायो हो गया, डाईथायोनिक एसिड। तो इस तरीके से ये सल्फर के सभी ऑक्सी एसिड्स खत्म हो जाते हैं। कुल मिला के सल्फर के 7 ऑक्सी एसिड्स हमने पढ़े। हमारे सिलेबस में जो ऑक्सी एसिड्स के बारे में है, हालांकि H2SO4 का तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज बहुत कुछ है, बट बाकी जितने भी ये हैं इनका केवल यही जो प्राइमरी एग्जामिनेशन है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना, नाम बताना, बेसिसिटी बताना, केवल यही सब सिलेबस में है, बाकी कुछ इनका सिलेबस में नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो बेटा बात करते हैं हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स की। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोरीन को छोड़ दीजिए, फ्लोरीन को छोड़ दीजिए, बाकी के जो हैलोजेंस हैं कौन कौन से हुए? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटीन तो रेडियो एक्टिव है। ये जो 3 हैलोजेंस हैं ये 4 टाइप के ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। तीनों हैलोजेंस 4 ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, और जो फ्लोरीन होता है वो केवल एक ऑक्सी एसिड बनाता है। उसका रीजन भी आपको लिखाएंगे, बताएंगे कौन सा। तो जो 4 ऑक्सी एसिड्स बनते हैं पहले आप लिख लीजिए, लिखिए ऑल हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, ऑल हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन फॉर्म 4 ऑक्सी एसिड्स, 4 ऑक्सी एसिड्स। पहले उन 4 के बारे में बात कर लें, फिर फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे। तो वैसे हम ये जब नेमिंग आपको पढ़ाई थी तो चारों के बारे में हमने बात की थी। हम जनरल लिख रहे हैं, जनरल अगर लिखें तो 1, 2, 3, ये 4 लिए हमने। यहां पर X का मतलब है हैलोजन O, ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1। एक आएगा HXO2, ऑक्सीडेशन नंबर होगी +3। HXO3, ऑक्सीडेशन नंबर होगी +5। HXO5 यहां पर O4, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो +7 होगी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये होगा HOX, ये होगा यहां पर HOX डबल बॉन्ड O, यहां पर आएगा HOX डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इस वाले में HO, ये X हैलोजन है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। अच्छा, अब अगर इनके नाम रखने पड़े तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हमने आपको पहले ही समझाया था, +3 वाले के आगे जो लगता है, यानी +3 वाले का जो सफिक्स होता है, +3 वाले का सफिक्स होता है अस, +5 वाले का होता है इक। 3 से भी कम मतलब यहाँ एक प्रीफिक्स जुड़ जाएगा हाइपो, और यहाँ पर प्रीफिक्स जुड़ जाएगा पर या हाइपर। तो नाम रखोगे तो नाम इसके निकल के आएंगे। इसका नाम होगा, इसका अगर रखें तो यहाँ अस आने वाला है, यानी इसका नाम होगा हैलस एसिड, और इसका नाम होगा हैलिक एसिड। इसका नाम होगा हाइपो हैलस एसिड, और इसका नाम होगा पर हैलिक एसिड। यहां पर X का मतलब है, आपको बता दें, इन सब में जहां जहां भी आपने X लिया है, नोट X = क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। सपोज दैट यहां पर X की जगह पर क्लोरीन होगा, तो हम इसको कहेंगे हाइपोक्लोरस। अगर ब्रोमीन होगा तो हाइपोब्रोमस। आप भूल ना जाएं, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस। आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। यहां पर क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस, हेलिक में क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक ऐसे आएगा। यहां पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक एसिड्स सबकी बेसिसिटी 1 होगी, क्योंकि हर जगह पर जो हाइड्रोजन जो रिलीज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, उसका नंबर कितना है? उसका नंबर 1 है। तो
तो ये हो गए ऑक्सी एसिड्स कितने, 4। हर हैलोजन के 4 ऑक्सी एसिड होते हैं फ्लोरीन को छोड़ के। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लोरीन के 4 नहीं होते, केवल 1 होता है, तो 1 क्यों होता है? तो किताबों में रीजन लिखते हैं। जो फ्लोरीन का होता है वो कौन सा होता है आपको बता दें, आप नोट यहां पर एक लिखोगे, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सी एसिड, दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड। मैं इसको जरा हटा देता हूं। उसका जो नाम होता है वो होता है, यहां पे बना के दिखाते हैं आपको। तो फ्लोरीन का एक ही होता है HFO। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो HOF, जो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर होगी वो -1 होती है, और इसका नाम होगा हाइपोफ्लोरस एसिड। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लोरीन एक ही क्यों बनाता है? तो इसका जो आंसर बुक्स में दिया होता है, बुक्स में ये बोलते हैं कि फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड होने की वजह है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा होना और इसके साइज का छोटा होना। पता नहीं एक पॉइंट और क्यों नहीं बोलते हैं किताबों में। बाकी के ऑक्सी एसिड्स में जब आप देखोगे, इसको छोड़ दो, तो सब में डी ऑर्बिटल्स को यूज किया गया है। अगर हम ये डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड कंसीडर करते हैं तो सब में जो भी इनकी वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के डी ऑर्बिटल को यूज किया गया है बॉन्ड बनाने में। और फ्लोरीन का जो आखिरी शेल होता है वो सेकेंड होता है, और सेकेंड शेल में केवल एस सबशेल होता है, पी सबशेल होता है। मतलब वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर ही नहीं सकता है। जब ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता तो फिर कैसे बना पाएगा? जैसे इस वाले एसिड को छोड़ दो तो बाकी सब में ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, आप चेक कर लो। जैसे इस वाले में चेक करो, हैलोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2, 2 4, 2 6 और एक 7। 7 बॉन्ड बनाने का मतलब इसके आखिरी शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 हैं। और 14 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब डी ऑर्बिटल्स को भी यूज किया जाए वैलेंस शेल की। और फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है? सेकेंड है। वैलेंस शेल सेकेंड है, सेकेंड में डी ऑर्बिटल होते नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो मेन रीजन होना चाहिए वो डी ऑर्बिटल्स वाला होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो लॉजिक देते हैं शायद उसके पीछे ये रीजन है, वो केवल स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो देते हैं रीजन, उसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है क्योंकि एक दूसरा परसेप्शन है, वो डबल बॉन्ड ना मान करके यहां पर कौन सा बॉन्ड मानते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान के चलेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? हैलोजन के। दोनों हैलोजन के हुए, मतलब यहां हर जगह अगर हम क्या करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान के चलें, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान के चलें, यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान के चलें, तो अब आप देखोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अब इस हैलोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ ही नहीं। जब ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हुआ तो फिर डी ऑर्बिटल वाली बात हमें यहां पर नहीं लानी चाहिए। तो इसलिए शायद इस दूसरे परसेप्शन की वजह से, जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है, कि जो रीजन दिया जाता है कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, उसकी वजह क्या बताई जाती है? स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। साइज छोटा है इसलिए यहां पर और ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। मतलब यहां पर तो हैलोजन का साइज बड़ा है तो ऑक्सीजन के एटम्स ऐसे करके क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं, यहां पर बॉन्ड बना सकते हैं। बट फ्लोरीन का साइज छोटा है तो और ऑक्सीजन नहीं ओवरलैप कर सकते। फ्लोरीन इतना बड़ा नहीं होता है, साइज छोटा है। और दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। तो ये रीजन जो किताबों में दिए जाते हैं, तो जो किताब में दिया है वही आपको लिख के आना है एग्जाम में। लेकिन जब डबल बॉन्ड को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ऑक्टेट वाला जो पॉइंट है कि ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन बैलेंस शेल, वो मेन रीजन होना चाहिए अगर हम डबल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं। तो अब हुआ क्या, पुराने जमाने में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान के चलते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड तो कंसीडर कर लिया गया, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं यहाँ पर ऐड किया गया कि जो फ्लोरीन होता है वो ऑक्सी एसिड और नहीं बना सकता क्योंकि उसके बैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो बेटा मैंने आपको सच्चाई बता दी, अगर आप डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हो तो मेन रीजन क्या होना चाहिए। देखो आप लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था ये बताना कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, उसकी वजह क्या है।
आपको लिख के यही आना है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड, और नहीं बनाता है। इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि किताबों में या एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। अब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि बाकी जब ऑक्सी एसिड्स हम देखते हैं तो बाकी में ऑक्टेट एक्सपेंडेड है सबका, 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन है, और 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में तभी आ सकते हैं जब डी ऑर्बिटल को यूज किया जाए। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो वो भी रीजन लेना चाहिए था, वही मेन रीजन लेना चाहिए था। तो वो क्यों नहीं लिया उसको हम डिस्कस कर रहे थे। शायद वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के परसेप्शन की वजह से नहीं लिया गया। तो आप रीजन लिख लीजिए, आपने नोट लिखा है, नोट लिख रहे हैं आप, नोट में आपने लिखा है फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड, उसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है HOF है, हाइपोफ्लोरस एसिड नाम है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। हालांकि कई लोगों ने +1 भी बताई है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है तो आप -1 ही लिखिएगा। नाम हाइपोफ्लोरस एसिड है, बेसिसिटी 1 होगी। फिर आप रीजन लिखिए, फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म मोर ऑक्सी एसिड्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये रीजंस होते हैं, यही आपको लिख के आना है। वैसे आप चाहें तो नोट में ये भी लिख सकते हैं, इन अदर ऑक्सी एसिड्स, मतलब इस वाले को छोड़ दें, इन अदर ऑक्सी एसिड्स। जब हम डबल बॉन्ड को यहाँ कंसीडर करते हैं तो ऑक्टेट क्या है, हेलोजन का ऑक्टेट एक्सपेंडेड है। अगर आप थोड़ा और एडवांस लेवल पे देखेंगे तो आप इस बात को भी लिख लो, हो सकता है जेईई वगैरह में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एडवांस में, तो लिखिएगा इन अदर ऑक्सी एसिड्स ब्रैकेट में एक्सेप्ट हाइपोहेलस एसिड, इन अदर ऑक्सी एसिड्स octet of halogens is expanded, octet of halogens is expanded, कॉमा लगा के या फुल स्टॉप लगा के, फ्लोरीन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals in valence shell, hence it can not form other oxy acids, और ऑक्सी एसिड्स को ये नहीं बना सकता। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है, एकेडमिक्स में भी यानी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, वो है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, हम किसी भी हैलोजन को ले लें तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा जी, जैसे अगर हम क्लोरीन का लेते हैं, किसी को भी आप ले लो, चलो हम इन जनरल लेते हैं, HXO उससे ज़्यादा होता है, HXO2 यहाँ +1, यहाँ +3, उससे भी ज़्यादा है, HXO3 यानी +5 है, उससे भी ज़्यादा है HXO4। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो उसका जो एसिडिक करेक्टर है या एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। हालांकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर से लेना देना नहीं है। इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है, ध्यान देना, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। एक्सप्लेनेशन में ध्यान दीजिएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे हम इनके, कॉन्जुगेट पूरा लिखें आप, पहली बार लिख रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन में हम इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस जो यहां बनेगा, H निकल जाएगा, H अटैच्ड होता है O से, स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया है, तो यहां पर बनेगा O पे नेगेटिव और ये आएगा X। यहां पर इसके जो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसका एक ही रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, कहीं डीलोकलाइज हो ही नहीं सकता। लाइन खींच दी हमने सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। यहां पे आएगा O पे नेगेटिव, X डबल बॉन्ड O। अब बेटा है क्या, यहां पर जो
रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, एक और बन जाएगा इसका, नीचे की तरफ बना रहे हैं ये। अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो आपके समझ में आएगा O डबल बॉन्ड X O नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाता है। नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए तो बनेगा H तो हट जाएगा, सॉरी। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नंबर कितना हो गया, 2। यहां पर फिर से H आ गया, O पे नेगेटिव, X डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो ये खुद है नेगेटिव चार्ज इस पे, अगली बारी ये यहां ऐसे जाएगा, फिर इस पे आएगा, फिर यहां इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे इसमें एक ही ऑक्सीजन पे रहेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। इसमें नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे रेजोनेट करेगा, और यहां पर O माइनस X डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 4 ऑक्सीजन्स पे रेजोनेट करेगा। तो जब आप यहां से यहां गए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह क्या है। एक्सप्लेनेशन में आप इनके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस के नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। ये बनाए ना आप, मतलब इसके 2 हैं, हमने 2 बना के दिखा दिए, बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस कॉन्जुगेट बेस बनाएं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नंबर लिखें, और फिर आप लिखें फ्रॉम HXO टू HXO4, from HXO to HXO4 number of resonance structures of oxy acid increases, number of resonance structures of oxy acid increases, comma number of resonance structures of conjugate base of oxy acid increases, comma stability of conjugate base increases, stability of conjugate base increases, hence acidic strength of corresponding acid also increases। फिर से आपको बता दें, अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एसिड बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्जुगेट बेसिस के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनका नंबर लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे फ्रॉम HXO टू HXO4 नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीजेस, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये आपने लिख लिया। ये बेटा हम लोगों ने ऑक्सी एसिड्स जो हमारे 12th के सिलेबस में हैं वो सारे ख़त्म कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा, मेरे ख्याल से जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 या 2 लेक्चर्स और आएंगे, और उसके बाद हम लोग ग्रुप स्टडी को स्टार्ट कर लेंगे। और ज़्यादातर जो आपसे पूछा जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आएगा। जब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही हम आपको एक असाइनमेंट दे देंगे। इसका असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा ठीक है, इसको आप करिए, अच्छे से करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में सजेशंस दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।